सेम है, वही एसिड है, प्रॉपर्टीज वही फॉलो करने वाला है, राइट है। एक एक करके जरा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बच्चा बच्चा जानता है, HNO3। एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, 63 आता है, रट जाता है। स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आपको आएगा, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन हैज फॉर्म्ड वन सिग्मा बॉन्ड विद OH ग्रुप, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन एटम एंड वन डबल बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन 5 की वैलेंसी शो करता है, 5 वैलेंसी। अब आप बोलोगे सर 5 वैलेंसी का मतलब तो 5 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन इसमें तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 5 वैलेंसी ऐसे है, यहाँ पे दोनों बॉन्ड्स तो नाइट्रोजन के हो गए, मतलब शेयरिंग क्या नाम है, कोवलेंट बॉन्ड हो गए। ये वाला भी कोवलेंट बॉन्ड हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसने शेयर करे, नाइट्रोजन ने शेयर करे ना। तो दिस इज वाई उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। अगर आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर उसने करे काउंट करो, तो 1 2 इधर हो गए, फिर थर्ड वाला यहाँ पे हो गया, और 4 5 ये दोनों इसके नाइट्रोजन के, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, 5। तो वन वर्ड वेटेज में डायरेक्टली आएगा कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन निट्रिक एसिड, तो 5 हो गई, राइट है। अब उसके बाद अकरेंस इन फ्री स्टेट की कहाँ पे मिलता है, तो रेन वाटर में एसिड रेन का नाम किस किसने सुना है, एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन किस किसने सुना हुआ है, पता है एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन। अरे आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है बेटा, नहीं आ रही, जल्दी बोलो फटाफट से, टाइम वेस्ट मत करा करो। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो। हाँ तो बेटा रिस्पॉन्ड सर करो ना, इतना व्हाट इज टाइम द क्यों लग रहा क्वेश्चन? है। आई सेड व्हाट इज एसिड रेन, डू यू नो व्हाट इज एसिड रेन, यस सर। क्या होती है बताओ। सर सर रेन के साथ एसिड आता है। वाह, रेन के साथ एसिड आता है तो एसिड रेन, कहाँ से बनता है एसिड, कहाँ से आया ये एसिड। सर लॉजिक जो देखो गैस, बच्चों, रेन के साथ एसिड सर जो आता है वो एसिड रेन। एटमॉस्फेयर सर जो गैसियस गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, रिएक्ट नहीं कर जाती, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। हमारा जितने भी अभी व्हीकल्स है, व्हीकल्स में से पॉल्यूशन निकाल रहा है, ऑलमोस्ट बात सही, बट ऐसे मत आंसर दिया कर कभी कि एसिड के रेन के साथ जो एसिड आता है वो एसिड रेन होती है। रीजन पूछा है तो रीजन देना होता है ना। एसिड रेन कैसे बनती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, कौन कौन सी पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये क्लाउड्स में से निकलने वाले मॉइस्चर या फिर वेपर के साथ या फिर पानी के साथ तुरंत रिएक्ट कर उसमें डिसॉल्व हो जाती है। और क्योंकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसी होती है, एसिडिक नेचर, तो दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, रेन वाटर। और किस फॉर्म में अर्थ के ऊपर आती है, किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होती है, एसिड के फॉर्म में आती है, देयरफॉर इज नोन एज एसिड रेन। बाकी और किस फॉर्म में होता है, चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, चाइल्ड का मतलब चिल, एक पता है ना, चाइल्ड एक जगह है साउथ अमेरिका में, तो चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे क्योंकि वहां से मेन मिलता है। और नाइट्रे का मतलब क्या होता है, KNO3। बस इन नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, एग्जाम बोर्ड्स वगैरह में नहीं आएगा। अब मेन बात कि आप लैब में कैसे प्रिपेयर करते हो, लैब प्रिपरेशन इसका मेथड क्या है, तो बहुत सिंपल। आप चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे या फिर नाइट्रे ले लो, दोनों में से कोई भी सॉल्ट ले लो, और इसकी रिएक्शन आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवानी है। जो HCl का प्रिपरेशन मेथड भी था, अगर आपको याद हो, HCl भी हमने ऐसे ही प्रिपेयर करा है कि सॉल्ट, वहां पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट था, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट हो गया, KNO3 या फिर NO3। सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ कराओ, ध्यान रखना। और ऐसे ही हम HNO3 को भी प्रिपेयर करेंगे, उस सॉरी H2SO4 का तो अलग तरीका है, ये HNO3 चल रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड हो गया कि सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स अनदर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, पोटेशियम बाइसल्फेट सॉल्ट और सोडियम बाइसल्फेट सॉल्ट। अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि टेम्परेचर कितना रहा होगा, क्योंकि बाइसल्फेट सॉल्ट बन रहे हैं, लेस देन 200 या फिर मोर देन 200, क्योंकि HCl में भी सेम था, लेस देन 200 मोर देन 200, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन है। कितना पढ़ा है, HCl नहीं पढ़ा, लेस देन 200, नालायकों याद रखा करो, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, ठीक है। और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, निट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंडीशन ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अरे HCl में जो हमने कंडीशन करी है ना, कि अगर 200 से ऊपर टेम्परेचर, प्रिकॉशंस में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, कि अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर हो गया तो एक तो ग्लास एपरेटस क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, और साथ में क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है जी। प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर तो कभी नहीं आता, प्रोसीजर सिर्फ उस काम के लिए होता है अगर आप इसको लैब में करना चाहते हो। लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि निट्रिक एसिड जिस एपरेटस में बना होता है, वो पूरा का पूरा एपरेटस कभी भी एक तो रबर से नहीं बना होना चाहिए, मतलब जो ऊपर स्टॉप कॉर्क है वो रबर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि रबर के साथ या फिर कॉर्क के साथ पूरा का पूरा ग्लास एपरेटस होता है, कहीं पे इसको लिख लेना कि निट्रिक एसिड को बनाने के लिए द एंटायर एपरेटस मस्ट बी मेड अप ऑफ ग्लास, सारा का सारा एपरेटस ग्लास का होना चाहिए। नथिंग शुड बी मेड ऑफ रबर और नथिंग शुड बी मेड अप ऑफ कॉर्क, जो ऊपर लगाते हैं ना स्टॉप कॉर्क, कॉर्क भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निट्रिक एसिड उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि वॉलेटाइल निट्रिक एसिड डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, वही डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, और कूल डाउन होकर ठंडे पानी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। इसका डायग्राम शायद इसमें नहीं है, आप बुक से एक बार डायग्राम देख लेना।
डायग्राम देखोगे तो आपको उसकी थोड़ी बहुत फिजिकल अप्रोच समझ में आएगी कैसे बना हुआ है ना, तो डायग्राम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, बट डायग्राम की बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने नोट्स में डाली नहीं, अदरवाइज वो आपका नोट्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं, पढ़ने में फिर मजा नहीं आता। तो कलेक्ट कैसे करते हैं कि जिस बीकर में बना उसको पानी के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और पानी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। कैसे फॉर्म होता है, बिल्कुल यूरिन कलर का, यूरिन पता है ना, लाइट येलो कलर, तो लाइट येलो कलरेशन वाले लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर प्योर नाइट्रिक एसिड है, 100% प्योर नाइट्रिक एसिड है, तो ये बहुत हल्का सा येलो होगा, बहुत हल्का सा येलो। और वो येलो कलर होता भी किस वजह से, उसका मैं आपको रीजन भी बता दूं, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है, HNO3 थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी कौन से कलर की, रेडिश ब्राउन, ये बचे हुए नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगी और कौन सा कलर इंपार्ट करना स्टार्ट कर देगी, येलो कलर। नहीं आया समझ में, दिमाग को थोड़ा सा खोलिए और चीजों को समझिए। जिस बीकर के अंदर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, लेट से मैंने बोला ये बीकर है, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड बना, अब नाइट्रिक एसिड बन गया, लेकिन अगर टेम्परेचर हल्का सा भी हाई हुआ तो थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड, मतलब आउट ऑफ फॉर एग्जांपल 100% में से 5% 10% नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बचे हुए नाइट्रिक एसिड जो डिकम्पोज नहीं हुआ उसी में डिसॉल्व हो जाएगी और उसमें डिसॉल्व होकर इसको कैसा कलर इंपार्ट कर देगी, येलो कलर इंपार्ट कर देगी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ येलो कलरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट इज ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इन इट। किस वजह से, डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के वजह से इसका कलर येलो कलर का होता है। राइट है जी, ये बॉक्स में बात दे रखी है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो भी बात बॉक्स में होती है मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा आपसे कि हाउ कैन दिस येलो कलर बी रिमूव्ड, तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं, जनरल एग्जांपल है कि मैंने अगर एक रंग बनाया, होली पे रंग बनाते हैं ना अपने, रंग घोला पानी में, अब कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा डार्क है और आपको कलर की इंटेंसिटी कम करनी है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे अगर आपको कलर की इंटेंसिटी को कम करना है, और उसको पानी मिलाएंगे। पानी और डाल दोगे ना, लॉजिकल सी बात है। तो सेम काम यहाँ पे, अगर आपको कलर की इंटेंसिटी कम करनी है तो बाय एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रखी है ना, वो फर्दर उसका कलर गायब हो जाएगा, फर्दर वो धीरे धीरे कलर डिकम मतलब उसका रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, कलर की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। ये तो हो गया फिजिकल मेथड कलर को खत्म करने का। केमिकल मेथड कौन सा है कि उसके अंदर आप CO2 गैस को पास करा दो, CO2 गैस क्या करेगी, वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को धक्के मार के बाहर निकाल देगी, मतलब डिस्प्लेस करवा देगी। जैसे आप इस बीकर में CO2 गैस डालोगे, CO2 गैस इस बीकर में से NO2 को बाहर डिस्प्लेस करवा देगी, और कलर किसके वजह से आ रहा था, NO2 की वजह से, और NO2 बाहर चली गई तो कलर भी गायब हो जाएगा। ठीक है, प्रिकॉशंस की बात करें तो जब जो अभी मैंने आपको बताया कि सारा का सारा ग्लास एपरेटस होना चाहिए, कुछ भी रबर का नहीं होना चाहिए और कुछ भी कॉर्क का नहीं होना चाहिए, क्योंकि निट्रिक एसिड के जो वेपर्स होते हैं, ये वॉलेटाइल एसिड होता है, वॉलेटाइल एसिड, वॉलेटाइल एसिड समझते हो ना, बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी टेंडेंसी होती है ग्लास के साथ और रबर के साथ, सॉरी रबर के साथ और कॉर्क के साथ रिएक्ट करने की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि HCl का इस्तेमाल नहीं करते, जो कॉन्सेंट्रेटेड क्या नाम है HCl है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज नॉट यूज्ड। आपने प्रिपरेशन में किसका इस्तेमाल करा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, तो बोलेगा वाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl कैन नॉट बी यूज्ड। उसका रीजन ये क्योंकि HCl भी वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है, वो भी वेपराइज हो जाएगा और फिर हमें HNO3 को और HCl के दोनों के वेपर को अलग करने के लिए फिर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। ये बात आ रही है समझ में, आपने एक बार अगर उसको बनाने के लिए गलती से HCl का इस्तेमाल कर लिया, तो जब आप 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो निट्रिक एसिड के वेपर्स तो बनेंगे, बट निट्रिक एसिड के साथ साथ HCl के वेपर्स भी बन जाएंगे, फिर दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाएंगे, फिर हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तरीके से, तो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। दूसरी हमें किस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 200 से ऊपर ना पहुंचे, क्योंकि हमें पता है HCl में भी डिस्कस करता सेम रीजन कि अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर पहुंच गया तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, जो क्रस्ट के फॉर्म में उसके अंदर स्टिक हो जाएगा, हार्ड क्रस्ट बन जाएगा जो आपके ग्लास एपरेटस में स्टिक हो जाएगा, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो इन प्रिकॉशंस वही सिंपल सिंपल सी बात है। अब वहां पे मैन्युफैक्चर मेथड कौन सा था, हमने पूरा डिस्कस करा। अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड कौन सा था, हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड या फिर लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इसका नाम क्या है, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। 3 स्टेप की रिएक्शन है, आपको डायरेक्टली रिएक्शन पूछ जाएंगे कि मेंशन द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, कि ऑसवर्ल्ड प्रोसेस में क्या केमिकल रिएक्शन होती है। पहले केमिकल रिएक्शन थ्योरी वगैरह बाद में करना, लास्ट में जब आपको लगे कि मेरा पूरा तैयार है चैप्टर। तो पहला स्टेप है कि अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये सेम रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे करेक्ट करना है, यहाँ पे HNO3 नहीं आएगा, इसको काट देना, इसको करेक्ट कर देना, दिस शुड बी अमोनिया, NH3, अमोनिया, अमोनिया, राइट है जी। ये अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद आ रहा हो मैं आपको रिलेट करवाता हूँ। आपने अमोनिया की ऑक्सीडेशन 2 केसेस में पढ़ी है, एक पढ़ी है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, याद है, और एक पढ़ी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला डायग्राम भी था, ये सेम वही डिट्टो रिएक्शन है, सेम वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया।
तो प्लेटिनम के पेरेंट्स में जब आप अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, ऑक्सीडाइज करोगे, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और हीट का एवोल्यूशन होगा। वहां पे भी याद होगा कि हीट बनती थी तो प्लेटिनम ग्लो करता रहता था, याद है। तो इस चेंबर को, जिस चेंबर में रिएक्शन होती है, उस चेंबर का नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग चेंबर। पूरा डायग्राम आप बुक वाला अवॉइड कर सकते हो क्योंकि डायग्राम बनाने को नहीं आता आपको, सिर्फ रिएक्शन आती है लिखने को बोर्ड्स में, डायरेक्टली डायग्राम्स बनाने को नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद कि निट्रिक ऑक्साइड जो बनी है, इस निट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, जो कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन का सेकंड स्टेप था। जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया में थी ना, उसका सेकंड स्टेप था कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइनली उसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर होता है। आप बुक में जब डायग्राम देखोगे तो एक ग्लास चेंबर होगा, उसके अंदर ऊपर से पानी का स्प्रे लगा होगा, वाटर स्प्रे, जिसको एब्जॉर्प्शन टावर बोलते हैं। तो ऊपर से क्या होता है? वाटर का स्प्रे आता है और वाटर के स्प्रे की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर निट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और निट्रिक एसिड जो यहाँ पे मिलेगा कितने परसेंट का मिलता है? 69% का। आपको परसेंट भी याद रखनी है। कितना परसेंटेज प्योरिटी वाला? 69% प्योरिटी वाला निट्रिक एसिड कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड। ठीक है, पक्का क्लियर। खास बात जो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये जो निट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है ना, इस रिएक्शन को अगर आप इन्वर्ट करके लिखोगे तो ये इसके डीकंपोजिशन की रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन की। जैसे हमने पढ़ा था ना कि HCl भी हाई टेम्परेचर पर डीकंपोज होकर H2 और Cl2 बना लेता है। अमोनिया हाई टेम्परेचर पर डीकंपोज होकर N2 और H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अगर निट्रिक एसिड का डीकंपोजिशन आएगा तो सेम इन्वर्टेड रिएक्शन बनेगी, मतलब ये पहुंच जाएगा रिएक्टेंट की साइड पे और रिएक्टेंट पहुंच जाएंगे प्रोडक्ट की साइड पे, तो डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये पूरा फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम जरूर आते हैं बनाने को, बोर्ड्स में फ्लो डायग्राम बनाने को जरूर आते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? अमोनिया और आपने डस्ट फ्री एयर। डस्ट फ्री एयर क्यों? क्योंकि अगर डस्ट हुई तो प्लेटिनम जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी पॉइजनिंग कर देगी, मतलब उसकी एफिशिएंसी को सप्रेस कर देगी। तो यहाँ पे फिल्टर लगे होते हैं, फ्लो डायग्राम में फिल्टर दिखाते नहीं है, बट वो चेंबर है उसमें फिल्टर लगे होते हैं ताकि एयर के अंदर से डस्ट सारी वो करवाई जाए। और कितने प्रपोर्शन में लेते हैं? 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ली जाती है और बहुत एक्सेस में 10 गुना 10 टाइम्स एयर लेते हैं। क्यों? हमें पता है एयर के अंदर पूरी की पूरी ऑक्सीजन तो नहीं होती है, तो हम ऑक्सीजन तो अलग से ले नहीं सकते, हम तो सिर्फ हवा अंदर पास कराएंगे, एयर पास कराएंगे। तो एक्सेस में एयर लेनी पड़ती है। कितनी? 10 टाइम्स, 10 वॉल्यूम्स। जितनी भी वॉल्यूम आप अमोनिया की लोगे उसकी 10 टाइम्स एयर पास करवाई जाती है। पहले कौन से चेंबर में पास करवाई? कैटालिटिक चेंबर। ये वही वाली रिएक्शन हो गई जो हमने पढ़ी हुई कैटालिटिक चेंबर वाली। फिर उसके बाद यहाँ से जो गैस बनेगी उसको, गैस को किस में पास कराते हैं? हीट एक्सचेंजर में, जो कि ठंडा कर देगा। ठंडा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ से जो गैस आती है वो बहुत ज्यादा हीटेड गैस होती है जिससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू उसको कूल डाउन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चेंबर में कौन सा आएगी? ऑक्सीडेशन चेंबर में। ऑक्सीडेशन चेंबर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस को ऑक्सीडाइज कर किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और फाइनली एब्जॉर्प्शन टावर में जो रिएक्शन जस्ट अभी डिस्कस करी कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? निट्रिक एसिड का, जो प्रिपेयर हो गया, जिसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसा कलर होता है इसका? अगर 98% कंसंट्रेशन वाला है तो कैसा होगा? बिल्कुल कलरलेस, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी। बट जो कमर्शियल निट्रिक एसिड होता है जो लैब में आता है वो 68 से लेकर 69%, जो आपकी लैब में भी होगा ना निट्रिक एसिड, देखना वो येलो कलर का रखा होगा, आपको अलग से देख के समझ में आएगा, यूरिन कलर होता है उसका। तो 68 से लेकर 69% कंसंट्रेशन वाला होता है। और क्यों है वो येलोइश ब्राउन इन कलर? हमें पता है, ड्यू टू द डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इन इट। नेचर कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेता है, मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर वेपराइज बहुत जल्दी हो जाता है। फ्यूमिंग करने का मतलब क्या है? धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, बिकॉज इट इज हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, बहुत वॉलेटाइल एसिड होता है। सॉलिबिलिटी की बात करोगे तो पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, मतलब इट हैज हाई सॉलिबिलिटी इन वाटर। ये तो हमें पता ही है, बिकॉज एसिड जब तक पानी के अंदर नहीं जाएगा तब तक अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, राइट। अब बात आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कौन सी? स्टेबिलिटी, वही थर्मल डिकम्पोजिशन। कि वैसे तो ये हीट और सनलाइट की प्रेजेंस में अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने निट्रिक एसिड का जो जार होगा, रिएजेंट बॉटल होगी, इसको अगर आपने धूप में रख दिया तो तुरंत ये डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होकर इसकी डिकम्पोजिशन की इक्वेशन क्या बनेगी? जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, मतलब उसका कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो उसी में डिसॉल्व होती जाएगी, तो उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता जाएगा, येलोइश डार्क होता जाएगा। ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑब्वियसली बात है, एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही, कि वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन आयन का और नाइट्रेट रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब एसिड है तो एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, क्या? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा, फिनोप्थिलीन कलरलेस रहेगा, क्योंकि फिनोप्थिलीन तो किसकी प्रेजेंस में अपना कलर बदलता है? बेस की प्रेजेंस में, राइट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी हमने एसिड्स में पढ़ी हुई है कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं, देखो जरा ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, तो फिक्स है। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ आपने करवाया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का, सॉरी क्यूप्रस कह रहा हूं, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ कराया पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर, वाटर तो सब में बनना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें आती है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? ये तो याद है ना कि भूल गए? डबल यस डिस्प्लेसमेंट सर। तो रेडिकल्स आने चाहिए, बस कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मैं कहता हूँ तुम लोग प्रिपेयर्ड हो।
ये चैप्टर सब पढ़ा है, क्योंकि एसिड जिसने बहुत तमीज से पढ़ा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी हमने डिस्कस करा है। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज करने पर कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। और बाकी सॉल्ट एंड वाटर तो बनना ही बनना है। ये HCl में भी सेम प्रॉपर्टी आई थी, HCl वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। और अगर सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड्स होंगे तो कौन सी गैस का एवोल्यूशन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। बाकी सॉल्ट और वाटर तो बनता ही बनता है, फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जो बोर्ड्स में आएगी ही आएगी, बोल के कह रहा हूँ, जैसे अमोनिया में मैंने आपको बताई थी, इसी तरीके से इस चैप्टर में फिक्स है, आएगी ही आएगी, अश्योरेंस वाली बात है। कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसकी ये जो दो रिएक्शन है, अगर आपके पास हाईलाइटर है और आपने नोट्स प्रिंट आउट निकाल लिए तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, गारंटेड है, ये आती ही आती है। क्या है जरा देखिएगा, दोनों में फर्क जरा ऑब्जर्व करते हैं। चाहे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो चाहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो, पानी तो दोनों में बनेगा ही बनेगा, वाटर दोनों में बनेगा। बस मेन किस गैस का फर्क आएगा, अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, रेडिश ब्राउन गैस कलर का फॉर्मेशन होगा, राइट है। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप डायरेक्टली ट्रिक फॉलो करो, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप मेटल्स की रिएक्शन कराओ, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ये है ना जो सेकंड प्रॉपर्टी, एक्शन ऑन मेटल्स, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप मेटल्स की रिएक्शन करवाओ निट्रिक एसिड के साथ, अब डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या फर्क पड़ेगा बताता हूँ जरा। चाहे डाइल्यूट हो, जैसे यहाँ पे भी कॉपर है और निट्रिक एसिड है, यहाँ पे भी कॉपर है और निट्रिक एसिड है, बस फर्क क्या है, नीचे वाला केस कॉन्सेंट्रेटेड वाला है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? मेटल का नाइट्रेट दोनों में बनेगा, जिस भी मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है उस मेटल का नाइट्रेट, रेडिकल्स याद होने चाहिए, नाइट्रेट्स तो हम बना लेंगे। जैसे कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? +2, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो फॉर्मुला बनाओगे तो क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस, राइट है। तो मेटल का नाइट्रेट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बाय प्रोडक्ट अलग होंगे दोनों के, जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिए। अगर डाइल्यूट है तो कौन सी गैस बनेगी सारे केसेस में? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और कौन से आएंगे? कॉपर और जिंक वाले, बहुत बार जो 10 ईयर्स में आपके साथ शेयर करूंगा उसमें भी आपको देखेंगे, और बोर्ड्स में भी बहुत बार आए हैं, कॉपर और जिंक की रिएक्शन आएगी डाइल्यूट के साथ और कॉन्सेंट्रेट के साथ। बस एक चीज का फर्क पड़ेगा, किसका? अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो नॉन मेटल्स वाली रह गई, कि अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी तो दो ही है सिलेबस में। नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहो तो कहीं पे लिख लो, नॉन मेटल्स रिएक्ट ओनली विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और बाद में जो बाय प्रोडक्ट वाले कंपाउंड है वो तो सेम रहने वाले हैं, जो ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनना ही है अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है तो। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्लेटिनम के ऊपर और गोल्ड के ऊपर निट्रिक एसिड का फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड के ऊपर एक पैसिव कोटिंग बन जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं नोबल मेटल्स हैं। कैसे मेटल्स हैं? नोबल मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे इतनी आसानी से। तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, एक तो सी वाला पॉइंट, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम, ये इनके ऊपर जैसे ही गलती से थोड़ा सा भी निट्रिक एसिड गिर गया, थोड़ा सा भी, तो इसके ऊपर एक पैसिव कोटिंग बन जाएगी, किसके? इनके मेटालिक ऑक्साइड की। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात। ये जो चारों मेटल्स मैंने आपको बताया, आयरन, कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम, ये जैसे ही इनके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एक बहुत पतली लेयर बन जाती है मेटल ऑक्साइड की, और ये मेटल ऑक्साइड की लेयर इनको निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने नहीं देता, ध्यान रखना है इस बात को। ये जो नोबल मेटल्स है ना, सॉरी नोबल मेटल्स ने, ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम है, इनके ऊपर जो इनकी पैसिव कोटिंग बनेगी, पैसिव का मतलब नॉन रिएक्टिव कोटिंग बनेगी, ये फर्दर इनकी रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, रिएक्शन को नहीं होने देगा। बहुत क्वेश्चन आया इसके ऊपर, बहुत बार क्वेश्चन आया है। दो ही मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन कर सकते हैं। अभी आपने ऊपर जो रिएक्शन करवाई है मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस तो नहीं बनी, और हमें पता है कि अगर कोई रिएक्टिव मेटल होगा तो उसका हाइड्रोजन गैस बनानी चाहिए। बस दो ही है, दोनों का नाम एम से स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द ओनली टू मेटल्स which when reacted with very dilute भी नहीं, very dilute nitric acid, जो कितनी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का हो गया? सिर्फ 1% कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, पानी बहुत ज्यादा है, एसिड बहुत कम है। तो अगर इसकी रिएक्शन आप निट्रिक एसिड के साथ करवाओगे तो सिर्फ यही दो मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेंगे और अपने कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बना लेंगे, ठीक है। फिर आपसे डिफाइन पूछी जाएगी कि व्हाट इज एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया क्या होता है और किस प्रपोर्शन में होता है इसके अंदर। तो देखो, HCl अकेला कुछ नहीं कर सकता, मतलब HCl अकेला गोल्ड का और प्लेटिनम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निट्रिक एसिड अकेला गोल्ड का और प्लेटिनम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ,
तो अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल बना लेते हैं कि जिसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाए और जिसमें प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाए। और वो जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बनता है दैट इज नोन एज एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया के अंदर आपको प्रपोर्शन ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्वा रीजिया में 1 पार्ट बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड होती है और 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब HNO3 और HCl का प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम कितना होगा? 1:3। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl इन क्या नाम है? एक्वा रीजिया। तो 1:3 के एसिड प्रपोर्शन में है। हाँ बोल एसिड बेटा के बोल। साथ तो रिएक्ट नहीं करते कौन नहीं करते? सर, एसिड एसिड के साथ। हाँ तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना, बस ये दोनों बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है। रिएक्ट करने का सेंस ये है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, NOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एरो एक तो लगा देना। रिएक्ट करने का मतलब बेटा हर बार ये नहीं होता कि मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जैसे नेसेंट क्लोरीन बनेगा यहाँ पे, मतलब क्लोरीन का एवोल्यूशन करेंगे और क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या फिर क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यूजुअली ये बात सच है, बट एक दो एक्सेप्शन तो ऑब्वियस बात है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आ जाते हैं कभी कभार थोड़े थोड़े। तो वो आपको बस याद रखना पड़ेगा कि HNO3 और HCl इकलौते हैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में भी नहीं बनेगा, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना पड़ेगा तब जाकर एक्वा बनेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि HNO3 और HCl जब रिएक्ट करेंगे NOCl और साथ में नेसेंट क्लोरीन बनेगा, मतलब ये जो क्लोरीन के रेडिकल्स हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बनाना पड़ता है। अब ये इतने रिएक्टिव कंपाउंड है कि अगर इसके अंदर आपने गोल्ड डाला और प्लेटिनम डाला तो गोल्ड का पीस इसके अंदर घुल जाएगा, आपका गोल्ड का पीस गायब हो जाएगा। प्लेटिनम डाला, प्लेटिनम इसके अंदर घुल जाएगा, प्लेटिनम का पीस भी गायब हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगी कि ऊपर से जो क्लोरीन बनेंगे अगर इसके अंदर आपने गोल्ड डाल दिया तो प्लेटिनम और क्लोरीन रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? PTCl4 का। वो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल मतलब उसी में घुल जाएगा और आपका गोल्ड खत्म, आपका गोल्ड लॉस हो गया, आपने खो दिया। और गोल्ड की रिएक्शन प्लेटिनम की करवाई, ऐसी गोल्ड की करवाई तो गोल्ड का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? AuCl3 का फॉर्मेशन, जो कि सॉल्युबल कंपाउंड है। तो ऐसे आपका गोल्ड का भी लॉस हो जाएगा, गोल्ड भी आपका पूरा खराब हो गया। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है एक्वा रीजिया, बोल के कह रहा हूँ, एक्वा रीजिया वाली रिएक्शन और जो कॉपर के साथ और जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट है नाइट्रिक एसिड का या फिर नाइट्रेट रेडिकल्स का कि टेस्ट कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपको सस्पेक्टेड है, आपको नहीं पता कि टेस्ट ट्यूब में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है कि नहीं, आप क्या करो? उसको गर्म करो। अगर गर्म करा आपने, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करा और उसके अंदर से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो गई जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होंगी, तो ये कंफर्म हो गया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट था? नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट था, NO3-1 रेडिकल प्रेजेंट था। और क्या तरीका है पहचानने का? कि आप कॉपर डाल दीजिए उसके अंदर, सेम वही बात कि आप कॉपर डाल दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर। अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बन गई तो यहाँ पे भी इंडिकेशन क्या हो गया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट था। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा सिलेबस में और मुझे बता दीजिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ब्राउन रिंग टेस्ट लास्ट ईयर तक सिलेबस में नहीं था, कट गया था। तो अगर ब्राउन रिंग टेस्ट आ रहा होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, लैब में करवाएं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। अब यूजेस ऑफ निट्रिक एसिड की मैं बात करूं, कहाँ कहाँ पे निट्रिक एसिड यूज होता है या फिर निट्रिक एसिड के कंपाउंड कहाँ पे यूज होते हैं? एक तो फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह फर्टिलाइजर बनाने में। एक्सप्लोजिव, आपने बॉम्ब वॉम्ब का नाम सुना होगा, TNT होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ TNT का, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को बनाने के काम में आता है। साथ में निट्रिक एसिड का इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि सिल्क फाइबर हो गया, नायलॉन, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए, नायलॉन को बनाने के काम में आएगा। और डाइज बनाने में, ड्रग्स मतलब दवाइयां बनाने में, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये कंपाउंड भी खत्म हो गया, बस एक बचेगा इसके बाद, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। आज इसको भी पूरा कवर अप करो, 10 ईयर शेयर करूंगा वो लगाओ, कल के बाद हमारी पूरी वाली यूनिट रैप अप हो गई, खत्म। ठीक है, हाँ उत्कर्ष बता बेटा। सर हाँ बेटा। सर NH4Cl गैसियस स्टेट में होता है या सॉलिड 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 स्टेट में? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट होता है। HCl गैस फिर होती है और फ्यूम्स अब क्यों? क्योंकि फ्यूम्स बेटा उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा होता है ना कि सॉलिड सब्सटेंसेस भी वोलेटाइल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सॉलिड सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल इन नेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि जो हीट जनरेट होगी उससे अमोनियम क्लोराइड बहुत इजीली वेपराइज हो जाएगा। मतलब वो जो बनता है सॉलिड, वो उन दोनों की रिएक्शन से तुरंत बनेगा, HCl गैस के और अमोनिया गैस के तुरंत रिएक्शन से बनेगा। और फिर उसके एशेस गिर जाते हैं ना नीचे, बनता तो है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में, और फिर उसके एशेस गिर जाते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी कवर अप करिए आज, इसकी भी मैं 10 ईयर शेयर करूंगा। बस एक कंपाउंड बचता है H2SO4, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम है हमारे पास सिलेबस के लिए। मैं पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख रहा था, हमने बायो में भी पढ़ ली है, बायो में भी हम वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं सर्कुलेशन, याद हो तो हमने सर्कुलेशन भी अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था। तो एक बार उसको दोबारा ऑल दो हम रिवाइज जरूर करेंगे, बट फिर भी बोल रहा हूँ रोज पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ज्यादा नहीं। 45 मिनट्स या 1 घंटा भी आप केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, जनरली बोल रहा हूँ इट इज सफिशिएंट इनफ। इतना भी अगर आप टाइम दे दोगे वो सफिशिएंट इनफ है, ऑल्दो आपके पास पूरा पूरा दिन है पढ़ने को, स्कूल तो आप लोग जा नहीं रहे। तो करिए, सेल्फ स्टडी करिए। अगर 11th में जाकर साइंस लेने वाले हो तो अभी से अपना बेस बनाते हुए चलो, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, जितना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग बेस बना लोगे। ठीक है, चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे।